चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आज कितना तारीख है? आज है 31 मार्च 2025। हम लोग 31 मार्च 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सभी पर बातचीत करेंगे। और पीडीएफ जो है आप लोगों को कहां पर मिल जाएगा? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहां से आप अपनी सुविधा के अनुसार से पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में देखिए कौन सा क्वेश्चन है। नवीनतम वैश्विक वित्तीय क्या है? वित्तीय केंद्र सूचकांक में गिफ्ट सिटी का नाम सुने आप लोग? गिफ्ट सिटी ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? किसके बारे में बात किया जा रहा है? गिफ्ट सिटी के बारे में बातचीत किया जा रहा है। किसके बारे में? गिफ्ट सिटी के बारे में। और गिफ्ट सिटी कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 46वां। डायरेक्ट आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिफ्ट सिटी का मान के चलिए कि कौन सा स्थान प्राप्त किया है, किसमें? किसमें? नवीनतम वैश्विक वित्तीय केंद्र सूचकांक के अंतर्गत। तो ये 46वां स्थान प्राप्त किया है। और देख लेते हैं एक लाइन में कि वित्त यहाँ है कहां पर। ये गिफ्ट सिटी यदि आप लोगों से पूछेंगे गिफ्ट सिटी है कहां पर, तो कहां पर है? गुजरात में है। और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी को ही क्या कहा जाता है? गिफ्ट सिटी कहा जाता है। और भारत का पहला चालू स्मार्ट शहर है, जो कि पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। कोई दिक्कत? और कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ये 46वां स्थान प्राप्त किया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही क्या है? गुजरात का कौन सा शहर है? ये गिफ्ट सिटी है। कौन सा है? गिफ्ट सिटी है। और ये क्या है? स्मार्ट सिटी है। कौन सा सिटी है? स्मार्ट सिटी है। और यहां पर सभी चीज का व्यवस्था है, ठीक है। क्या बोले? चलेंगे, ठीक है, जाइए घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के सामने में हाल ही में राहुल भावे, किसके बारे में बातचीत किया जा रहा है? राहुल भावे को किस संगठन ने प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? किसके बारे में? राहुल भावे को डायरेक्ट पूछा जा रहा है कि राहुल भावे को क्या क्या किया है, किस संगठन में क्या कर सकते हैं? मुख्य कार्यकारी और निदेशक के रूप में क्या कर सकते हैं, इसको नियुक्त किया गया है। तो कौन सा संगठन है? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। कौन सा है संगठन? भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। और ये इनको जो नियुक्त किया गया, कितने कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया? 3 साल के लिए, लगातार 3 साल के लिए इनको भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का जो है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है। याद रहेगा। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है? राहुल भावे, है ना, इन्हीं को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जल्दी जल्दी से बातचीत करते चलते हैं, ठीक है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने भारत में ग्रामीण महिलाओं, क्या है? ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौते पर क्या क्या है? हस्ताक्षर किया है। और कौन सा संगठन है? यूनिसेफ युवा। क्या नाम है? देखिए ध्यान से पढ़िएगा, यूनिसेफ का युवा। कौन सा संगठन है? यूनिसेफ का युवा। आप लोग यूनिसेफ का तो नाम सुने होंगे, युवा का नाम नहीं सुने होंगे, ठीक है। तो यहां आपके लिए जो एक लाइन, नया लाइन है, कौन सा लाइन है? युवा नया है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यूनिसेफ का कौन सा है संगठन, बता देते हैं कि यूनिसेफ का युवा क्या है। पहले बातचीत कर लेते हैं इसके बारे में। ग्रामीण विकास मंत्रालय और यूनिसेफ, कौन सा? युवा ने भारत में ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए एक आशय पत्र पर क्या किया है? हस्ताक्षर किया है। हस्ताक्षर करने का मतलब दोनों मिलकर काम करने का काम करेगा। यह साझेदारी कौशल विकास को बढ़ाने और उद्यमशीलता को बढ़ावा देने और ग्रामीण आबादी के लिए क्या करेगा? सामाजिक और आर्थिक अवसर पैदा करने पर यह क्या करेगा? केंद्रित रहेगा, ठीक है। और देख लेते हैं, आइए बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात कर लेते हैं? युवा कौशल पहल क्या है और यह कब आया था? और किसके द्वारा, किसका है पहल? यूनिसेफ का है। तो यूनिसेफ के बारे में भी बात करेंगे, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जिसको क्या कहा जाता है? यूनिसेफ ने क्या करता है? ये 1 नवंबर कब स्टार्ट करता है? 1 नवंबर 2019 को। कब आता है युवा पहल? ये जो है बात कर रहे हैं युवा पहल के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। युवा पहल कब आता है? 1 नवंबर 2019 को आता है। और भारत में युवा जनरेशन अनलिमिटेड लॉन्च करता है, ठीक है। किसके द्वारा? यूनिसेफ के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। यूनिसेफ के द्वारा कर सकते हैं कि ये लॉन्च किया जाता है युवा कौशल पहल। कब? 1 नवंबर 2019 को। और जनरेशन अनलिमिटेड, जिसको कि शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? जेनयू कह सकते हैं। जेन मतलब जनरेशन कह सकते हैं, जनरेशन न्यू, ठीक है, जेनयू। जिसे कि भारत में युवा कहा जाता है एक वैश्विक बहुक्षेत्रीय क्या है? बहुहितधारक गठबंधन है। क्या है? एक गठबंधन है जिसे 10 से 24 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए विस्तारित शिक्षा, कौशल और विकास और रोजगार के अवसरों की क्या करेगा? ये आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये बनाया गया। किसके लिए बनाया गया है? 10 से
24 वर्ष, ध्यान रखना है कि कितने वर्ष, तो 10 से 24 वर्ष की जो अवस्था के जो युवा वर्ग रहेंगे उसको शिक्षा और क्या चीज, शिक्षा कर सकता है, कौशल कर सकता है, विकास कर सकता है और रोजगार के अवसरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ये बनाया गया है युवा पहल। ठीक है, युवा के लक्षित आयु समूह के जो मान के चले कि किशोर, लड़कियां या लड़के कह सकते हैं शामिल रहेंगे इसमें। और इसका मुख्य मिशन क्या रहेगा, औपचारिक रूप से वही शिक्षा प्रणालियों पर क्या रहेगा, ये केंद्रित रहेगा, है ना। शिक्षा प्रणालियों के अंदर और बाहर युवाओं के लिए आधारभूत हस्तांतरण और 21वीं सदी के जो कौशल तक की एक पहुंच कर सकते हैं कि बढ़ावा देने के काम करेगा। ठीक है, सिंपल याद है, बात करता है तो युवा पहल जो है किसके लिए बनाया गया है, 10 से 24 वर्ष के युवा के लिए बनाया गया है। और ये कब बनाया गया है, 1 नवंबर 2019 को बनाया गया है। और इसमें जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो किशोर वर्ग के लड़के और लड़कियां रहेगा उसको एक तरह से शिक्षा, कौशल और विकास के लिए क्या कर जाएगा, रोजगार के लिए अवसर प्रदान करेगा। सिंपल एक लाइन में याद रखेंगे, इतना भाषा लिखते हैं लेकिन उसको एक लाइन में पढ़ने की आवश्यकता है। यूनिसेफ के बारे में बातचीत कर लेते हैं। यूनिसेफ क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, जिसे कि मूल रूप से क्या कहा जा सकता है, संयुक्त राष्ट्र क्या सकता है, अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में इसको जाना जाता है। किसको जाना जाता है, यूनिसेफ। यूनिसेफ आपको बार बार नाम सुनने को मिलेगा और यूनिसेफ के बारे में आपको जानकारी रहनी चाहिए। तो यूनिसेफ जो बनता है ये कब बनता है, 1 दिसंबर 1946 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध से तबाह हुए, जो मान के चलिए द्वितीय विश्व युद्ध होता है उस जगह जो तबाह हो जाते हैं, मान के चलिए कि जो बच्चे सब रहते हैं उस और उसके जो माता रहते हैं उसको आपातकालीन भोजन और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। किसके द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा। कब, 1 दिसंबर 1946 को। लेकिन ये अस्थायी नहीं रहता, ये किसके लिए बनाया गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। खास करके जो द्वितीय विश्व युद्ध जब मान के चलिए कि जो बच्चे एक तरह से अनाथ हो जाते हैं या महिलाएं एक तरह से उनका पति का देहांत हो जाता है तो उस महिलाओं को भोजन सब व्यवस्था करने के लिए कौन बनाया गया था, यूनिसेफ बनाया गया था। आगे चलकर हम लोग देख लेते हैं 1950 में यूनिसेफ का जनादेश को हर जगह क्या कहता है, विकासशील देशों में बच्चों और महिलाओं की दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बढ़ाया गया। मान के चलिए उसी चीज को क्या कार्यक्रम को क्या करता है, 1950 में क्या करता है, बढ़ाता है। कार्यक्रम को क्या कहता है, पहले मान के चलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए केवल लाया गया था, उसी कार्यक्रम को फिर से 1950 में बढ़ा दिया जाता है और 1953 में डायरेक्ट आते हैं 1953 में यह जो है संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का क्या कर देता है, एक अस्थायी हिस्सा बन जाता है। कब बन जाता है, हिस्सा बन के एक संगठन बन के तौर पर यह काम करने लगता है और अंतरराष्ट्रीय और आपातकाल शब्द को हटा करके क्या कर दिया जाता है, मूल संक्षिप्त नाम जो था इसमें यूनिसेफ। पहले आपको क्या बोले थे, इसमें क्या रहता है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, जो यूनिसेफ का जो नाम रहता है इसमें क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, क्या नाम रहता है, आपातकाल जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन आपातकाल किस लिए लाया गया था, आपातकाल इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के लिए। लेकिन उसके बाद ये एक तरह से संगठन ना बनता है, संगठन कब, 1953 में बनता है। तो याद रहेगा 1900 कहीं कहीं किताब में आपको 1 दिसंबर 1946 भी लिखा हुआ रहेगा। क्यों लिखा हुआ रहेगा, समझ में आ जाना चाहिए कि वो बनाया गया था किस लिए, वो अस्थायी तौर पर वो बनाया गया था। वो अस्थायी तौर पर फिर से 1950 में फिर से उसी कार्यक्रम को बहाल करता है महिलाओं और बच्चों के लिए। लेकिन 1953 में महिलाओं और बच्चों के लिए पूर्णतः बहाल कर दिया जाता है और एक तरह से संगठन बना दिया जाता है। जो जो इनके सदस्य रहते हैं उनके लिए ये काम करता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं ये एक तस्वीर है जो कि मान के चलिए यूनिसेफ के द्वारा लिया गया है और इसका मेन जो ट्विटर पर देखिएगा तो हैंडल पर, ट्विटर नहीं कह सकते हैं, एक्स कह सकते हैं, उस पर आपको यही तस्वीर देखने को मिलेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। और भारत में डाक विभाग के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और डाक टिकट जारी किया गया है और किसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है, किसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है, माता कर्मा। माता कर्मा का नाम सुने हैं आप लोग, किसके नाम पर जारी किया गया है, माता कर्मा। भारत में एक डाक विभाग के द्वारा स्मारक टिकट जारी किया गया है। ठीक है, और किसके नाम पर जारी किया गया है, माता कर्मा के नाम पर। आइए माता कर्मा के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता है कि माता कर्मा है कौन, है ना। तो डाक विभाग ने माता कर्मा के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट क्या करता है, जारी करता है, जो एक पूजनीय संत है। क्या है, माता कर्मा क्या है, एक पूजनीय संत है और समाज सुधारक और भगवान कृष्ण की क्या है, भगवान कृष्ण की क्या है, समर्पित अनुयायी थी। क्या है, भगवान कृष्ण की ये एक तरह से पूजा करने वाली, एक तरह से अनुयायी कह सकते हैं, किसका, माता कर्मा। आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब ये एक तरह से हेडिंग लाइन आया है, क्या किसका, करंट अफेयर्स में आया है, तो आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट बन जाता है कि माता कर्मा किस भगवान से एक तरह से इनका संबंध है। और भागवत के द्वारा क्या कहते हैं, डायरेक्ट इस तरह से भी पूछा जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि किसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया है। तो किसके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया, माता कर्मा के नाम पर। और रायपुर में, रायपुर किस राज्य के अंतर्गत, ठीक है, रायपुर में उनकी 1009वीं, देख रहे हैं कितना पुराना है, 1009वीं जयंती के अवसर पर क्या आयोजित एक समारोह के दौरान इस डाक टिकट का क्या किया जाता है, अनावरण किया जाता है।
माता कर्मा उनकी गहरी, माता कर्मा के बारे में बात कर लेते हैं कि माता कर्मा जो उनकी आध्यात्मिक यात्रा और भगवान कृष्ण के प्रति क्या है, भक्ति और सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण और धार्मिक सद्भाव की वकालत सहित महत्वपूर्ण सामाजिक योगदान के लिए कह सकते हैं कि याद किया जाता है। सिंपल सी बात है कि किस लिए याद किया जाता है माता कर्मा को? समाज के लिए कह सकते हैं कि जो कि एक तरह से कृष्ण की भक्ति के लिए, हाँ कृष्ण भक्ति के लिए याद किया जाता है। और कृष्ण भक्ति के लिए आप लोगों को एक और नाम याद रखना चाहिए। किसका नाम याद रखना चाहिए? मीरा का। ठीक है, तो इसी तरह से ऑप्शन जब रहेगा तो पहला नाम मीरा ही रहेगा। ठीक है, पहला नाम क्या रहेगा? मीरा ही रहेगा। लेकिन आपको मारना किसका नाम है? माता कर्मा का। ठीक है, और ये जो डाक टिकट देख रहे हैं ये भारत सरकार के द्वारा डाक टिकट जारी किया जाता है। ये जो आप टिकट दिखाई पड़ रहा है यही डाक टिकट है। ठीक है, डाक टिकट होता है ना, तो डाक टिकट क्या कहता है? भारत इंडिया आपको दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ, और भारत माता आपको नीचे में लिखा हुआ है। ये आपका डाक टिकट है। ठीक है, जिसपे कि आपको 5000 दिखाई पड़ेगा लिखा हुआ। ये भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया हाल ही में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आरबीआई के द्वारा अनुमोदित क्या है? शुल्क वृद्धि के कारण एटीएम से पैसे निकालने, अब क्या हो जाएगा? एटीएम से पैसा निकालते हैं, सभी कोई निकालते हैं पैसा, है ना। अब एटीएम से पैसा निकालना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ठीक है, कितने तारीख से? 1 तारीख से। ठीक है, 1 मई से। कब से? 1 मई से। 1 मई से क्या हो जाएगा? एटीएम से पैसा निकालना क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो सभी के लिए न्यूज है ये, है ना। सबको एटीएम का यूज तो सभी कोई करते हैं। तो 1 मई 2025 से भारत में एटीएम से जो नगद निकासी निकाली जाएगी वो क्या हो जाएगी? महंगी हो जाएगी, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा क्या कहा जाता है? इंटरचेंज शुल्क में क्या कर दिया गया है? वृद्धि कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? वृद्धि कर दिया गया। और यह शुल्क तब लागू होगा जब आप जो है कह सकते हैं एक तरह से किसी दूसरे बैंक से एटीएम से पैसा निकालिएगा। क्या होगा? उसी बैंक से निकालिएगा। तो उसके बारे में भी लिखे हैं कि मान के चलिए कि आपको एक निश्चित दिया गया है कि आप 5 बार निकाल सकते हैं, है ना। कितने बार निकाल सकते हैं? एक निश्चित समय दिया गया है कि इतने बार आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यदि आप जारी करिएगा तो आपको क्या लगेगा? शुल्क दे रहे हैं। वो तो अभी भी देना पड़ता है, ऐसा थोड़ा कि नहीं देना पड़ता, अभी भी देना पड़ता है। यह जो है निर्णय क्या कहता है? व्हाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर के द्वारा सामना की कह सकते हैं की जाने वाली बढ़त परिचालन को लागत के जवाब में लिया गया। चलिए इतना ये सब पढ़ने का जरूरत नहीं है। यहां पर आइए डायरेक्ट बात करते हैं कि आरबीआई के द्वारा क्या कर दिया गया है? 1 मई से क्या कर दिया गया है? एटीएम निकालने से पैसे निकालने की क्या दर को क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अभी वर्तमान में कितना लेता है? नहीं लेता है। अरे एटीएम से वो नहीं, वो तो एटीएम चार्ज आपका लेता है। ठीक है, एटीएम चार्ज अलग चार्ज है। एटीएम से मान के चलिए आप जब पैसा निकालते हैं तो आपको कोई चार्ज वो नहीं लेता है। जब अपने ही बैंक से निकालिएगा तो आपको कुछ रुपया नहीं कटता है। लेकिन जब आप दूसरे बैंक से निकालने के लिए जाइएगा तो एक निश्चित समय के लिए आपको दिया जाएगा कि आप 3 बार निकाल सकते हैं, 2 बार निकाल सकते हैं। यदि इससे ज्यादा 5 बार से ज्यादा निकालिएगा रुपया तो आपको क्या किया जाएगा? हाँ, कुछ 25 रुपया आपको लिया जाएगा। ठीक है, 25 रुपया कर लिया क्या जाएगा? काट लिया जाएगा। ठीक है, निर्धारित तो पहले से ही है 5 बार। हाँ, निर्धारित पहले से ही है। ठीक है, वह उसी में थोड़ा सा रुपया बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, पहले 2 रुपया, ज्यादा नहीं बढ़ाया है, 2 रुपया बढ़ाया है। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन 2 रुपया सभी के लिए तो एक तरह से फर्क पड़ेगा ना। ठीक है, तो आता है नाम किसका? भारतीय रिजर्व बैंक का। तो एक नजर में भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है? बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को। किस अधिनियम के तहत? 1934 अधिनियम के तहत। इसका मुख्यालय कहां पर है? आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में है। पहले कहां पर था इसका मुख्यालय? कोलकाता में था। 1900 देखिए बन कब रहा है? 1935 में। मुख्यालय 1900 बंबई में कब से बन रहा है? 1937 से अभी वर्तमान में है। और 33 स्थानों पर आरबीआई का क्या है? कार्यालय है। पटना में भी आपको एक कार्यालय देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलेगा? गांधी मैदान के बगल में, है ना। हाँ, तो और इसका स्वामित्व तो यदि बात करते हैं तो इसका स्वामित्व तो क्या कहते हैं या कह सकते हैं कि राष्ट्रीयकरण कब किया जाता है? तो 1949 ईस्वी में किया जाता है। हाँ, 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है पूर्णतः। ठीक है, और मुख्य कार्य इसका यदि देखिए, मुख्य कार्य वैसे आरबीआई का बहुत सारा कार्य है, लेकिन एक कार्य यदि बात करते हैं तो जो सर्वाधिक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या है? आरबीआई का मौद्रिक नीति का क्या करना है? तैयार करना। क्या करना है? मौद्रिक नीति को तैयार करना। और वर्तमान में क्या कहते हैं आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। ठीक है, संजय मल्होत्रा क्या है वर्तमान में? आरबीआई के गवर्नर है। और अगले 3 वर्षों के लिए इन्हीं को बनाया गया है। तो लंबे दिनों तक रहेगा, तब तक में आप लोगों को तो नौकरी हो ही जाएगा, है ना। तो एक ही कौन? भारत सरकार के द्वारा निश्चित किया जाता है लगभग 3 वर्ष। ठीक है, लगभग 3 वर्ष। ठीक है, और क्या कहते हैं भारत सरकार के द्वारा एक तरह से निश्चित किया जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं कोचिंग क्या है। कोचिंग पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किसने
पेशेवर बैडमिंटन से क्या कहते हैं संन्यास की घोषणा की है, किसके द्वारा घोषणा किया गया है? सुमित क्या है? रेड्डी है। सुमित रेड्डी। और किस लिए? कोचिंग पर, ये पढ़ने के लिए कोचिंग पर नहीं, किस लिए कोचिंग पे? कौन से कोचिंग? हाँ, जो खेल तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य करेंगे उस कोचिंग के लिए। तो भारत के ये आप लोगों को देखिए ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, डायरेक्ट पूछेगा कि मान के चलिए कि सुमित रेड्डी किस खेल से संबंधित है, तो सुमित रेड्डी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, याद रहेगा, बैडमिंटन से संबंधित है। और उसके बाद मान के चलिए आपको कहानी दिए हुए कि यदि पढ़ने की जरूरत है तो आपको पीडीएफ में ये कहानी आपको मिल जाएगा और पढ़ सकते हैं आप पीडीएफ में, ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है यही क्या है? सुमित रेड्डी है, जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है और हाल ही में क्या कर लिया, ये संन्यास ले लिया कोचिंग की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में क्या कहते हैं किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? एसके मजूमदार को नियुक्त किया गया है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यही है, एसके मजूमदार देख रहे हैं, और इन्हीं को नियुक्त किया गया। किस लिए नियुक्त किया गया है? केनरा बैंक। केनरा बैंक आपको क्या है, वर्तमान में कितने क्या कहते हैं, कह सकते हैं राष्ट्रीय बैंक है? हाँ 12, ठीक है 12, और 12 के अंतर्गत आपको केनरा बैंक भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कौन सा देश अब तक की सबसे भीषण क्या है जंगल की आग का सामना कर रहा है, जिसमें कि 33,000 क्या है हेक्टेयर, 33,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल की क्या है, जंगल जल गया है, ठीक है, जंगल जल गया है। और कम से कम 26 लोगों की क्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। कहां पर जंगल में आग लगा है? जंगल में वैसे आपको अमेरिका में भी आग लगा है, दक्षिण कोरिया में भी आग लगा है, ऑस्ट्रेलिया में भी आग लगा है, ठीक है। तो हाँ अलग अलग सभी जगह, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन क्या, अमेरिका वाला क्वेश्चन तो हम करवा चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आप बात करते हैं दक्षिण कोरिया का। दक्षिण कोरिया में हाल ही में क्या लगा है, जंगल में आग लगा है। तो जब दक्षिण कोरिया में जंगल में आग लगा है तो ये आपके लिए करंट अफेयर्स में इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस क्षेत्र में। तो दक्षिण, हाँ, तो दक्षिण कोरिया में क्या कहते हैं सबसे भयंकर ये दिखाई पड़ता है, क्या दिखाई पड़ता है, जंगल की आग लगी है, जिसमें क्या होता है 33,000 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र क्या होता है, प्रभावित होता है। जब प्रभावित मान के चले कि जंगल में आग लगता है तो क्या पर्यावरण को काफी नुकसान पहुंचता है, सिंपल सी बात है, काफी नुकसान पहुंचेगा। लोगों की तो मृत्यु होगी है, वहां पर जानवरों को समझ सकते हैं, जब लोग मर सकता है तो जानवर तो कितना मरा होगा। तो ये जो आपको क्षेत्र दिखाई पड़ता है, कहां से दिखाई पड़ता है, दक्षिण कोरिया का उइसोंग दिखाई पड़ता है। कौन सा क्षेत्र, उइसोंग दिखाई पड़ता है। और यहीं पर क्या होता है, आग लगता है, और इसे नियंत्रित कर पाना अभी तक तो मुश्किल हुआ है, ठीक है। देखिए कब तक नियंत्रित कर सकता है। और नाम आता है दक्षिण कोरिया का, तो दक्षिण कोरिया के बारे में हम लोग एक लाइन में देख लेते हैं। और ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है, पहले दक्षिण कोरिया के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद चित्र देखते हैं। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है, कौन सी मुद्रा चलती है, वॉन मुद्रा चलती है। और राष्ट्रपति कौन है, यूसुक योल है। और प्रधानमंत्री कौन है, हान डक सू है। और ये सबसे पहले मैप पर आए तो दक्षिण कोरिया आपको कहां पर दिखाई पड़ेगा, कहां पर दिखाई पड़ेगा, एशिया में दिखाई पड़ेगा या कहां दिखाई पड़ेगा, एशिया में दिखाई पड़ेगा, पूर्वी एशिया के पास दिखाई पड़ेगा, यहीं पर जापान के आसपास कर सकते हैं, ठीक है। जापान है ना, कौन कौन कौन, हाँ तो सेम सेम तो यहाँ पर लिखता है, राष्ट्रपति है प्रधानमंत्री है, सेम चीज है, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया है और दक्षिण कोरिया आपको पड़ोसी देश दिखाई पड़ रहा है किसका, जापान का। यहाँ उत्तर नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया है ना। तो और यहाँ राजधानी सब आपको बता ही चुका है। और जंगल का आग आप एक लाइन में देखना चाहते हैं तो देखिए जंगल का जो भयंकर आग लगा हुआ है, ठीक है। और ये कहां पर लगा हुआ है, ये चित्र कहाँ का है, दक्षिण कोरिया का चित्र है, ठीक है। ये जो रात्रि का चित्र है और ये जो दिखाई पड़ रहा है ये दिन का चित्र लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। 2024 में विश्व में चाय निर्यातक के रूप में भारत कौन सा स्थान प्राप्त करता है, दूसरा, ठीक है। निर्यातक के रूप में भारत क्या हो जाता है, दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है, ठीक है। प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, केन्या है। आइए बात कर लेते हैं एक लाइन में। भारत की चाय उद्योग जो वर्षों से विभिन्न चुनौतियों का सामना कर रही थी, 2024 में क्या होती है, एक खुशखबरी आती है। इसके अंतर्गत क्या हो रहा है, भारत क्या हो रहा है, कौन सा स्थान प्राप्त कर रहा है, दूसरा स्थान प्राप्त कर रहा है, ठीक है। और प्रथम, देखिए दूसरा स्थान याद रखिए और प्रथम स्थान याद रखिए। दूसरा स्थान पर भारत है और प्रथम स्थान पर कौन सा देश है, केन्या है। शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है, केन्या है, ठीक है। भारत किसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ा है, किसको, श्रीलंका को छोड़ के आगे। तो श्रीलंका का स्थान वर्तमान में कह सकते हैं कौन सा स्थान होगा, श्रीलंका का तीसरा स्थान होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भारत का पहला नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो कहां पर क्या कहता है उद्घाटन किया गया। तो ये कहां पर उद्घाटन किया गया है, आईसीएस क्या है, आईआईएससी बेंगलुरु, आईआईएससी क्या है, बेंगलुरु। यहाँ पर इंग्लिश में नहीं लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश में आईआईएससी बेंगलुरु, ठीक है। आईआईएससी बेंगलुरु में क्या किया गया है, एक रोड बनाया गया। वो कौन सा रोड है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड है, क्या है, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड है। यदि वहां पर मान के चलिए सफल होगा तो सभी जगह यूज किया जाएगा। तो भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड का उद्घाटन कहां पर किया गया है, आईआईएससी बेंगलुरु में, याद रहेगा।
इससे ज्यादा याद नहीं करना है। आईआईएससी बेंगलुरु याद रखिएगा, काफी है। आइए आज का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पे बातचीत करते हैं और इस पे थोड़ा सा 2-3 लाइन ज्यादा बात करेंगे। हाल ही में क्या कहते हैं भूकंप आया, किस देश में भूकंप आया है? कौन कौन से देश में? म्यांमार और थाईलैंड, दोनों देशों में आया है, ठीक है। और जो केंद्र रहता है कहां पर रहता है, हम दिखा देंगे, म्यांमार में केंद्र रहता है, ठीक है। बातचीत कर लेते हैं। और यहां पर लेकिन क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, किस देश ने 7.7 तीव्रता भूकंप के आपातकाल के बाद 7.7 के भूकंप के बाद क्या कहते हैं आपातकाल की घोषणा कर दी है? किसके द्वारा? ये थाईलैंड के द्वारा, ठीक है। दोनों देश प्रभावित हुआ है ना। म्यांमार में जो भूकंप आया है शुक्रवार की सुबह में ही आया है, और शुक्रवार की सुबह में कितना बजे आता है? 11:50 वहां की घड़ी के अनुसार से, ठीक है। 11:50 के अनुसार से कितना तीव्रता? 7.7 तीव्रता का भूकंप आया है। और म्यांमार और थाईलैंड में जो है 200 साल का ये सबसे बड़ा भयंकर भूकंप है। 200 साल से क्या कह सकते हैं सबसे बड़ा भयंकर भूकंप है। भारी तबाही के चलते यहाँ पर म्यांमार के 6 राज्य, म्यांमार के कितने राज्य? 6 राज्य जो ज्यादा प्रभावित है। और थाईलैंड में इमरजेंसी लगा, पूरे थाईलैंड में क्या कर दिया जाता है? इमरजेंसी लगा दी गई आपातकाल की वजह से। मौत का आंकड़ा कह सकते हैं कि ऐसा अनुमान लगाया गया कि 10,000 से ज्यादा हो सकता है। यह आशंका जो है यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे के द्वारा लगाया गया है। हो सकता है कि इससे ज्यादा भी हो सकता है, इससे कम मौत का आंकड़ा तो अनुमान के तौर पर लगाया गया है। हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा भयंकर भूकंप आया है। भूकंप के झटके थाईलैंड और बांग्लादेश, चीन और भारत तक इसका महसूस किया गया था। पूर्वी भारत में, हाँ पूर्वी भारत में आपको ये देखने को क्या बोले? बात करते हैं, बात करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। क्वेश्चन हम आपको छोड़ने नहीं देंगे, ठीक है। देख लेते हैं क्या क्या। सबसे पहले यहाँ पर मैप पे देख लेते हैं, ये भूकंप आया कहां पर था, इसका जो केंद्र था कहां पर था? म्यांमार में था। और क्या कहते हैं पृथ्वी के कितना किलोमीटर गहराई में था? तो मात्र 10 किलोमीटर में। कितना गहराई में? 10 किलोमीटर गहराई में। और ये जो क्षेत्र आपको दिखाई पड़ रहा है, जहां जहां जो आपको क्या कहते हैं रेड कलर दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है? प्रभावित इलाका है। यहाँ पर भारत दिखाई पड़ रहा है आपको, भारत प्रभावित है, बांग्लादेश प्रभावित है, ठीक है। म्यांमार क्या है? सर्वाधिक प्रभावित है। बगल में पड़ोसी देश कौन सा है? थाईलैंड। म्यांमार के बगल में पड़ोसी देश है, तो पड़ोसी तो ज्यादा प्रभावित होगा, है ना। और उसके बाद हल्का चीन भी प्रभावित है। तो आपको ये सब जो है प्रभावित इलाका है, लेकिन क्या कहते हैं म्यांमार, आपको म्यांमार और थाईलैंड सर्वाधिक प्रभावित इलाका है। याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा? थाईलैंड की राजधानी आपको बात करते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जो है 31 मंजिला क्या कहते हैं इमारत। आप लोग देखे होंगे, चित्र दिखाई पड़ता होगा कि ये क्या हो जाता है? गिर जाता है। कितना क्या देखे होंगे, ये आपको चित्र दिखाई पड़ा होगा कि एक इमारत रहती है, 30 मंजिला इमारत है, और क्या करते हैं ये क्या हो जाता है? बिल्कुल 100 से कुछ आदमी रहते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, ठीक है। हाँ घायल है, कुछ जीवित हो सकते हैं, तो मान के चलिए कि ऑपरेशन चलाया जा रहा है, उसके द्वारा निकाला जाए तो निकाला जाए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं तो मान के चलिए कि जो व्यक्ति रहेंगे तो समझ रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी जो रहेगा तो वो खत्म हो जाएगा, तो बिल्डिंग बना रहेगा तो क्या होगा। और इसके ऊपर में क्या था? स्विमिंग पूल था, ठीक है। सबसे ऊपर में क्या था? स्विमिंग पूल था, ठीक है। और स्विमिंग पूल के हाँ पहले पानी ही गिरता है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा चित्र आप लोग देखे होंगे, क्या रील्स सब पर आपको दिखाई पड़ा होगा, ठीक है। तो ये आपको कहाँ का चित्र है? ये थाईलैंड का चित्र है, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रही है ये कौन है? पेंटोगर्टान सिनावात्रा है। कौन है ये पेंटोगर्टान सिनावात्रा है। और ये थाईलैंड की क्या है? प्रधानमंत्री है। थाईलैंड की युवा प्रधानमंत्री है। देख रहे हैं दोनों फोन का इस्तेमाल कर रही है एक साथ, दोनों परेशान है ना। हाँ दोनों फोन है, दोनों फोन यूज कर रही है, ठीक है। जो भी है ठीक है, तो प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री देख रहे हैं कहीं पर भी इनको कुछ क्षति नहीं हुआ है, ठीक है। प्रधानमंत्री का घर सर्वाधिक क्या होता है? सुरक्षित होता है किसी भी देश का, ठीक है। हाँ तो बिल्कुल मान के चलिए प्रधानमंत्री हैं, और क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड है इमरजेंसी, समझ रहे हैं। बिजली व्यवस्था किसी भी जो देश चलाया जाता है, बिजली यदि आपूर्ति बाधित हो जाती है, जब बिजली बाधित हो जाती है तो समझ सकते हैं कि देश में कितना दिक्कत होगा, है ना। सभी चीज तो आपका बैठ जाएगा, ठीक है, जो व्यवस्था है कुछ भी, ठीक है, ठीक है। तो वहां पर होगा, वहां पर, और वहां पर जो मल्टीमीडिया के जो भी होंगे, ठीक है। आइए देख लेते हैं भारत के द्वारा क्या किया गया है। भारत की क्या कहते हैं एनडीआरएफ रेस्क्यू टीम क्या कहते हैं एक टीम पहुंची है। कहां पहुंची है? सी कौन सा विमान लेके? C-130 क्या है? 130, ठीक है। C-130 विमान म्यांमार पहुंचा है। कहां पहुंचा है? म्यांमार पहुंचा है, ठीक है। और क्या कहते हैं विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने एक त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए ऑपरेशन कौन सा चलाया है? ऑपरेशन ब्रह्मा। यही बात कर रहे थे आप, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आ चुका होगा। तो ऑपरेशन ब्रह्मा आपको याद रखना है कि ऑपरेशन ब्रह्मा आप लोगों को परीक्षा में पूछा जाता है कि ये ऑपरेशन किससे संबंधित है, ये ऑपरेशन किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ब्रह्मा किससे संबंधित है? म्यांमार भेजा गया है, ठीक है। म्यांमार भेजा गया है, और आपको दिखाई पड़ता है कौन सा विमान से? C-130 से, ठीक है। 130 से देख रहे हैं कि क्या कहते हैं भारतीय सेना के द्वारा यहां से भेजा गया है, तो सहायता पहुंचाया जाएगा, ठीक है।
और पिछले वीडियो का हम लोग प्रश्न देख रहे थे कि पिछले वीडियो में आप लोगों से एक प्रश्न पूछे थे, और पिछले वीडियो का प्रश्न कौन सा था? पारंपरिक सिग्मो महोत्सव क्या कहते हैं 2025 कहां पर शुरू हुआ है? ये कहां पर? तो गोवा में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? गोवा हो जाएगा। और जिनको आंसर नहीं पता है तो वो पिछला वीडियो जाके देखिएगा, आप लोगों को आंसर बन जाएगा। ठीक है, हम लोग आज का प्रश्न देख लेते हैं। आज का प्रश्न क्या है, और इसका प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिएगा कि सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम कैटेगरी में भारत के लिए कांस्य पदक किसने जीता है? किसके द्वारा जीता गया है? तो ये जो भी प्रश्न इसका आंसर होगा आप लोगों को जवाब देना है। कहां पर देना है? कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो आज का हम लोग करंट अफेयर्स रखते हैं, इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।